देखिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लाइसीमिया, यानी एक इंसुलिन का क्या असर होता है उस शुगर के ऊपर जो हमारे ब्लड में मौजूद हो। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ग्लाइसीमिया का सिंपल मीन है कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ब्लड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं शुगर की तरफ। जिस तरह के हम जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारे पेनक्रियाज के आइसोलेट्स और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा जो शुगर लेवल है इसको मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। ग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि आप प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ब्लड, यानी उस कंडीशन को, उस सिम्टम को हम ग्लाइसीमिया कहते हैं जिसमें आपके ब्लड में शुगर ज़ाहिर हो, प्रेजेंस ऑफ शुगर हो। ठीक है, इस टर्म डिफाइन करती है कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ब्लड। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, ठीक है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। तो इंसुलिन, अब हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन किस तरह, अगर आपके ब्लड में शुगर मौजूद है तो उस पर इंसुलिन जब रिलीज होगा तो इंसुलिन किस तरह उस पर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इंसुलिन के 3 मेन फंक्शन हैं जो परफॉर्म करवाता है अगर कोई शुगर प्रेजेंट है आपके ब्लड में। फर्स्ट फंक्शन उसका ये है कि जैसे ही इंसुलिन आती है, तो आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के जो लिवर सेल्स हैं या जो मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, यानी जहाँ पर जो हमारी शुगर डिपॉजिट होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, उन सेल्स के रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपने अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इनटेक कर सकें। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स, वो रिसेप्टर्स ग्लूकोज को इनटेक करते हैं, देन आपको पता है सेल के में जाने के बाद ही उसके अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। तो इस तरह इंसुलिन इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी उस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि ग्लूकोज उसके अलावा जब तक वो ब्लड में मौजूद है तो वो टूट नहीं सकता, उससे आप एनर्जी या बाकी सारी चीज़ें नहीं बना सकते जब तक कि वो उन सेल्स के अंदर ना जाए कि जो उसको तोड़ के उसमें से उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एटीपी बना सकें। तो ये तो ये हेल्प करता है इनटेक ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स। ठीक है, इंसुलिन जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल जाते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल वो कम हो जाता है। तो इसी के साथ ये अपना सेकंड फंक्शन के डिक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड को डिक्रीज कर देता है। अब साथ ही ये बात है, जब वो अंदर जाते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, अगर उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, तो फिर वो एटीपी की सूरत में हम उसे यूज़ करते हैं। अगर वो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हमारे पास मौजूद है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है इन टिश्यूज़ और हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं लिवर सेल्स में एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये सब जब भी हो सकता है जब इंसुलिन उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो सके, उन सेल्स के रिसेप्टर के साथ, और उन रिसेप्टर्स को परमीबल कर दे ताकि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटेक करें। तो इसी के साथ इसका तीसरा प्रोसेस कि इसी की वजह से बॉडीज के अंदर ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उनको एटीपी तोड़कर उनसे एटीपी बना दें। अगर वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद हैं तो इनको स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इस तरह एक इंसुलिन हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है 3 तरह से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी इंसान के अंदर इंसुलिन ना हो या उसके बॉडी सेल के रिसेप्टर जो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो कम हो जाए नंबर के अंदर या ख़राब हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, और वो दो वजह से हो सकती है। जैसे अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट में इंसुलिन बनता है या बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। या डायबिटीज़ 2 की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन मौजूद होता है, लेकिन
एजिंग की वजह से या दूसरी और वजूहात की वजह से बॉडी सेल्स रेजिस्टेंस बना लेते हैं। बॉडी सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या कम नंबर में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाती और फर्दर जो प्रोसेस है उसका मेटाबॉलिज्म और उसको स्टोर करना ग्लाइकोजन की फॉर्म में या ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना वो नहीं हो पाता। जब डायबिटीज़ हो जाती है, याद रखिएगा डायबिटीज़ एक डिजीज़ है और उसका जो क्या नाम है उस सूरत में आपको पता चल सकता है कि आपको ग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, ग्लाइसीमिया को आप ऐसे सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, ग्लाइसीमिया ऐसा नहीं है। ग्लाइसीमिया से सिंपल मुराद ये है कि ग्लूकोज की अमाउंट अगर आपके ब्लड में है तो हम उसको ग्लाइसीमिया रिफर करते हैं। ठीक है, और डायबिटीज़ की सूरत में भी शुगर की अमाउंट आपके ब्लड में रहती है, क्योंकि आपके बॉडी सेल्स फेल्ड हो जाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में ब्लड से। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइसीमिया की दो तरह की टाइप्स होती हैं, या तो वो ब्लड में ज़्यादा होती हो सकती है कंसंट्रेशन, या उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से वो कम हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी जिसके अंदर लो अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल होती है ब्लड के अंदर नॉर्मल से भी, यानी 70 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से भी जो अमाउंट है शुगर लेवल की वो कम हो जाती है। ये आपको फास्टिंग कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है, या आपने बहुत दिन से कुछ देर से कुछ खाया नहीं है, या इसकी दूसरी वजूहत ये है कि कुछ लोगों के अंदर उनके बीटा सेल्स बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी और फिर वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो इंसुलिन है वो अचानक से यूज़ होने की बजाय स्टोर हो जाती है। ठीक है, स्टोर हो जाती है, तो इसी और अचानक से उनका जो खुद का जो ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा होता है जब आप कोई खाना खाते हैं उससे 2 से 4 घंटे बाद किसी सूरत में आपको लगता है कि अब मुझे दोबारा खाना खाना चाहिए, क्योंकि जितनी खाना था वो आपका जितनी एक्टिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे वो आपके सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, और बाकी को सारा कुछ सारी जो आप शुगर खाते हैं उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। उसको फर्दर इन केस के कभी आपको खाना ना मिल सके उसके लिए उसको स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ में कुछ कुछ लोगों के ज़्यादा बीटा एक्टिव सेल्स हो जाते हैं तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जिसमें उनको क्या होता है कि उनको बार बार हंगरनेस, वो भूख का शिकार रहते हैं, खाना खाने के बावजूद भी उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ठीक, स्वेटिंग होती है उनको, ज़्यादा नर्वस रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, और इन सीरियस केसेस में उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी अजीब से वायलेंटली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, खुद ही बॉडी मूव करती है। मूवमेंट से मुराद ये नहीं कि वो यहाँ से वहाँ चल के जाएगी, उससे मुराद ये है उसमें अजीब सी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, आपके मसल्स इनवॉलेंट्री मूव करते हैं ना चाहते हुए भी, या जिस तरह आप उनको मूव करवाना चाहते हैं वो उस तरह मूव नहीं कर पाते। सीरियस कंडीशन में अगर इंसान को ये शुगर ना मिले, उसका ब्लड शुगर बहुत लो हो जाए, तो फिर वो कोमा में भी जा सकता है, बेहोश हो जाता है, या इवन के ज़्यादा देर तक अगर ये चीज़ ना मिले तो वो मर भी सकता है। लेकिन ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। आम तौर पे हमारे यहाँ लो ब्लड शुगर के मरीज़ पाए जाते हैं, उनका हल यही है कि वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ खाते रहें, या कम से कम कुछ मीठी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ स्मॉलर अमाउंट में ले सकें ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। ठीक है? हाइपरग्लाइसीमिया से एज़ कंपेयर हाइपोग्लाइसीमिया कम नुकसानदेह है। इसकी मिसाल आप इसी तरह समझिए कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट कम आ रहा है, तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इतने ज़्यादा जलेंगे नहीं, वो ख़राब नहीं होंगे, लेकिन वो काम कम करेंगे। लेकिन अगर करंट ज़्यादा आ जाए, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होना, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जल भी सकते हैं और ज़्यादा नुकसान कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नुकसानदेह हाइपोग्लाइसीमिया भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया से ये कम नुकसानदेह है और इसका आसान सा ही इलाज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ।
ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या है कि इंसान के बीटा सेल्स काम ही करना छोड़ देते हैं, या इंसुलिन बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, या इसमें आप ये भी कह सकते हैं उस इंसान के रिसेप्टर्स भी काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहने लग जाता है ब्लड के अंदर। इस कंडीशन को यानी प्रेजेंस ऑफ शुगर इन हाई अमाउंट इन ब्लड को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया से की वजह से एक प्रॉब्लम काज होती है, जिसको एक हाइपर ऑस्मोलिटी एक कंडीशन कॉज रहती है, यानी क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या होता है कि आपकी रेनल कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह हमने कल पढ़ा कि ग्लूकोज सिर्फ एब्जॉर्ब होता है 100% आपके प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, आपकी किडनी नेफ्रॉन के, और उसी के पास सिर्फ रिसेप्टर्स होते हैं आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रीएब्सॉर्ब करवाने के। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इंसुलिन ना होने की वजह से सेल्स जो हैं वो टेक नहीं कर रहे ग्लाइकोजन को, तो फिर वो सारा का सारा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर किडनीज के पास जाता है, नेफ्रॉन के पास जाता है। ठीक है, जितना हो सकता है नेफ्रॉन के रिसेप्टर्स उसे रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं ब्लड में, लेकिन उनके पास भी इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स नहीं होते। फिर जो रिसेप्टर्स भर जाते हैं, तो बाकी जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बचते हैं वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अलावा आपके नेफ्रॉन में कहीं भी कोई रिसेप्टर नहीं है जो कि आपके ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करवा सके। अगर वो पीसीटी से निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर वो आपके यूरिन में जाहिर होगा, और उसका यूरिन में जाहिर होना यानी प्रेजेंस ऑफ शुगर इन योर यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, उसका सिम्टम क्या आपको पता है किस तरह चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, वो पता चलता है आपको ग्लाइकोसोरिया, जब आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है। और उसकी कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन, उसकी कंडीशन जब आप चीनी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो कंडीशन है हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। अच्छा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में जा रहे हैं, यानी सॉल्यूट कंसेंट आपके यूरिन में जा रहे हैं, सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो वो सिर्फ अकेले खुद नहीं जाते या उनको एक्सक्रीट आउट करवाने में, क्योंकि सॉल्यूट जहाँ ज़्यादा होता है तो वाटर, फिर देन वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पर वो वाटर ज़्यादा है वो वहाँ से मूव करता है सॉल्यूट का लेवल मेंटेन करने के लिए। तो फिर ऐसे लोगों को जो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और वो एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि सोडियम के साथ आयंस भी जाते हैं और ग्लूकोज अमाउंट के साथ उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिनको आपकी बॉडी में स्टोर होना चाहिए था वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं जिसे स्टोर होना चाहिए था वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, और हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, क्योंकि जहाँ सॉल्यूट जाएगा उसके साथ ही वाटर भी जाता है इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, तो उसके साथ साथ वाटर भी मूव करता है उस सॉल्यूट के साथ उसको एक्सक्रीट आउट करवाने में। तो ये कुछ डिफरेंशिएट था हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया में। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट और देख लेते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में हाइपरग्लाइसीमिया में, और हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज अमाउंट नॉर्मल से कम होती है। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया में अमाउंट 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया में 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है। ठीक है, यानी नॉर्मल से कम और इसमें नॉर्मल से ज़्यादा। ये कुछ सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पैलर यानी पीलापन आ जाता है आपके ऊपर, इरिटेबली चिड़चिड़े होना आपका, हंगर भूख का ज़्यादा लगना हाइपोग्लाइसीमिया में, कोऑर्डिनेशन का कम होना, और नींद का ज़्यादा आना हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ग्लूकोज इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे होते या आपकी बॉडी एनर्जी लेस शो कर रही होती है।
ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बाहर जाने की वजह से और साथ साथ उसके साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, तो माउथ ड्राई रहता है, प्यास ज़्यादा लगती है, आप वीक भी हो रहे होते हैं क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं हो रही। और हेडेक भी प्रॉब्लम करता है इसमें, क्योंकि आपके कुछ खास सेल्स हैं, क्योंकि जब ग्लूकोज एज ए स्टोर्ड एनर्जी काम नहीं करती तो फैट्स करते हैं, लेकिन उनके ब्रेक डाउन से आपकी बॉडी को नुकसान होता है, फैट्स के टूटने से और एज ए एनर्जी यूज़ होने से। लेकिन फिर भी कुछ आपके जो खास सेल्स हैं जैसे न्यूरॉन्स हो गए, रेटिनल सेल्स, उनको ग्लूकोज ही चाहिए होता है एज ए एनर्जी फॉर्म में, जिसकी वजह से आपके ब्रेन पर, आपकी आईसाइट पर डायबिटिक पेशेंट्स की पर फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से उनकी ब्लड विजन, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स की, और उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हुए।